नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश मालविया। थर्ड ग्रेड एग्ज़ाम के लिए रीट मेंस के लिए मैं लेकर आया हूँ राजस्थानी भाषा एवं साहित्य से संबंधित एक टॉपिक जो महत्वपूर्ण है लेवल 1 वालों के लिए और लेवल 2 वालों के लिए, दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। हम पढ़ेंगे नाथ पब्लिकेशन की NCERT और RBSC कक्षा 6 से 12 तक का समावेश इस किताब के अंदर है। और तृतीय श्रेणी मुख्य परीक्षा के लिए लेवल 1 हो या लेवल 2 हो, दोनों के लिए राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति की महत्वपूर्ण किताब है। इसके राइटर पवन भवरिया सर है, फोटो देख ही सकते हो आप। और प्रिंट रेट भी इसकी 250 रुपये कोई ज़्यादा नहीं है। और नाथ पब्लिकेशन किताब है सिक्कर की, और ये पवन भवरिया सर राइटर है। और ये जो किला दिख रहा है आपको किताब के ऊपर, ये लक्ष्मणगढ़ का ही है, ये पवन भवरिया सर स्वयं ने बताया था। तो ये किताब है, इस किताब के अंदर का मैटर है। और केवल मैं आपको पूरी किताब नहीं करवाने वाला, केवल आपको राजस्थानी भाषा का जो नया टॉपिक जुड़ा है वो करवाने वाला हूँ। ये किताब है, ये किताब का मेन पृष्ठ है। अगर आपने किताब खरीद रखी है तो बहुत अच्छी बात है, अगर किताब नहीं भी खरीद रखी है तो बिल्कुल सिंपल साधारण सी भाषा में। और अभी तक राजस्थान के जितने भी एग्ज़ाम हुए उन सब में बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। 2 किताबें थी पवन भवरिया सर की, उन दोनों को मिलाकर एक किताब बनाया गया है लेवल 1 और 2 वालों के लिए। तो राजस्थान के अंदर रीड के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है, तो लाइए और पढ़िए। ये किताब है, किताब का अंदर का पृष्ठ है और इसमें कुल मिला के एक पृष्ठ से लगाकर 308 पृष्ठ है। तो हम केवल 13वां जो पॉइंट है इसका, यानी 13वां अध्याय है राजस्थानी भाषा का, इसको पूरा करवाने वाला हूँ मैं आपको। जो जितनी भी क्लासों के अंदर ये टॉपिक पूरा हो जाएगा, ये अध्याय मैं आपको करवाने वाला हूँ। तो शुरुआत करते हैं अपन राजस्थानी भाषा की। 13वां अध्याय है और राजस्थानी भाषा साहित्य। राजस्थानी भाषा से तात्पर्य है राजस्थान नामक भूभाग में बोली जाने वाली भाषा। यानी राजस्थानी भाषा का मतलब होता है जैसे राजस्थान के अंदर जो भाषा बोली जाती है उसको राजस्थानी कहते हैं। भाषा विज्ञान के अनुसार राजस्थानी भारोपी परिवार के अंतर्गत आती है। भारोपी मतलब होता है, भा का मतलब होता है भारतीय, रोपी का मतलब होता है भारत, और यूरोपी दोनों को मिलाकर भारोपी भाषा बना है, ये शब्द बना है। उत्पत्ति की दृष्टि से राजस्थानी भाषा का जन्म सोरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। तो आपके प्रश्न बनता है कि उत्पत्ति की दृष्टि से राजस्थानी भाषा का जन्म किस अपभ्रंश से हुआ है? तो सोरसेनी से। राजस्थानी भाषा के इतिहास पर दृष्टिपात करने से पता चलता है कि विक्रम संवत 835 यानी 778 ईस्वी में उद्योतन सूरी द्वारा लिखित कुवलई माला, यानी प्रश्न ये बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है कि कुवलई माला की रचना किसने की थी? तो उद्योतन सूरी ने। वर्णित 18 देशी भाषाओं में मरु भाषा को भी सम्मिलित किया गया है। मरु यानी मरुस्थल की भाषा को सम्मिलित किया गया है, जो पश्चिमी राजस्थान की भाषा है। यानी रेगिस्तान में, मरुस्थल में यानी जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर के अंदर जो भाषा बोली जाती है मरु भाषा। इसी प्रकार बात करते हैं हम, इसी प्रकार कवि कुशल लाभ के ग्रंथ पिंगल शिरोमणि, ये यहाँ से भी आपको प्रश्न बनेगा कि कुशल लाभ जो है उनके ग्रंथ का नाम क्या है? वह है पिंगल शिरोमणि। पिंगल शिरोमणि तथा अबुल फजल के आईने अकबरी। अबुल फजल जो अकबर के दरबार में था, उसका ग्रंथ है आईने अकबरी में मारवाड़ी शब्द का प्रयोग किया गया है। तो आपके प्रश्न बनेगा कि मारवाड़ी शब्द का प्रयोग कहाँ कहाँ किया गया था? तो कुशल लाभ का जो पिंगल शिरोमणि ग्रंथ है उसके अंदर, और आईने अकबरी जो अबुल फजल की है उसके अंदर मारवाड़ी शब्द का प्रयोग किया गया। 17वीं शताब्दी की 9 बोली छंद, 18वीं शताब्दी की 8 देसूरी गुजरी नामक रचनाओं में मरु भाषा का उल्लेख हुआ है। यानी 17वीं शताब्दी में 9 बोली छंद और 18वीं शताब्दी की 8 देसूरी गुर्जर नामक रचनाओं में, यानी ये जो रचना हुई थी इनके अंदर भी किसका? मरु भाषा का उल्लेख हुआ है। राजस्थान की भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो किया था जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने 1912 में लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया ग्रंथ में प्रयुक्त किया, जो इस प्रदेश में प्रचलित विभिन्न भाषाओं का सामूहिक नाम था। यानी सबसे पहले जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन जो एक अंग्रेज था, उसने 1912 ईस्वी में उसका जो ग्रंथ था लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, इसमें प्रयुक्त किया था। इस प्रदेश में प्रचलित विभिन्न भाषाओं का सामूहिक नाम था। इस प्रदेश की भाषा के लिए यही नाम अब मान्य हो चुका है। यानी सबसे पहले इसने राजस्थानी प्रयुक्त किया था, तो राजस्थानी शब्द अब मान्य हो चुका है। 1961 की जनगणना के अनुसार
रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान में 73 बोलियां बोली जाती है। तो 1961 की जो जनगणना हुई थी उसमें 73 बोलियां बोली जाती है। केंद्रीय साहित्य अकादमी ने राजस्थानी भाषा को एक स्वतंत्र भाषा के रूप में मान्यता दे दी, परंतु दुर्भाग्य से इसे अभी संवैधानिक मान्यता प्राप्त नहीं हुई है। यानी राजस्थानी भाषा तो इसको मान लिया गया, लेकिन संविधान के अंदर इसको मान्यता अभी तक नहीं मिली है। राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति एवं विकास की बात करते हैं। राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति को लेकर विद्वानों के विभिन्न मत है। डॉक्टर LP टेसिटोरी एवं डॉक्टर महावीर प्रसाद शर्मा राजस्थानी का उद्भव सोरसेनी अपभ्रंश से मानते हैं, और डॉक्टर J. जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन एवं पुरुषोत्तम मेनारिया नागर अपभ्रंश से इसकी उत्पत्ति मानते हैं, और डॉक्टर KM मुंशी एवं डॉक्टर महेश्वरी एवं मोतीलाल मेनारिया गुर्जरी अपभ्रंश से मानते हैं। यानी अलग अलग विद्वान अलग अलग प्रकार से मानते हैं। तथा डॉक्टर सुनील कुमार चटर्जी सौराष्ट्र यानी गुजरात से राजस्थानी भाषा का उद्भव मानते हैं। अधिकांश विद्वान गुर्जरी अपभ्रंश से इसके उद्भव के पक्ष में अपना मत देते हैं। डॉक्टर मोतीलाल मेनारिया ने राजस्थानी भाषा के वंश वृक्ष का निम्नलिखित रूप से प्रस्तुत किया है। यानी डॉक्टर मेनारिया ने एक चित्र बनाया है, उसको अपन देखते हैं क्या बनाया है। राजस्थानी लिपि और भाषा दोनों में अंतर है। भाषा जो होती है वो बहुत सारी होती है, लेकिन लिपि यानी जिसको लिखा जाता है, यानी जैसे दाएं से बाएं, जैसे देवनागरी लिपि है जो बाएं से दाएं की तरफ लिखी जाती है। तो राजस्थानी लिपि में कुछ अक्षरों को छोड़कर यह देवनागरी लिपि के जैसी ही है। देवनागरी यानी बाएं से चलती है, दाएं तरफ खत्म होती है। कुछ भाषा शास्त्री महाजनी लिपि को राजस्थानी लिपि का विशुद्ध रूप बतलाते हैं। महाजनी लिपि यानी सेठ साहूकार जो अपने खाते बही खाते लिखते थे जिसके अंदर, जबकि दोनों में थोड़ी थोड़ी भिन्नता है। महाजनी अथवा बनियावाटी, महाजनी यानी महाजन सेठ साहूकार जिनको बनिया बोलते हैं, बनियावाटी लिपि का प्रयोग महाजन लोग अपने बही खातों में यानी उधार का लेन देन करने के लिए बही खातों में प्रयोग करते थे। बिना मात्रा वाली महाजनी शब्द मोड़ कर लिखे जाते थे, जिन्हें मुड़िया अक्षर कहते थे। यानी जिनमें मात्रा नहीं लगाते थे तो उनको मुड़िया अक्षर कहते थे। ऐसा माना जाता है कि इन मुड़िया अक्षरों का सर्वप्रथम उपयोग मुगल बादशाह अकबर के वित्त मंत्री जो थे राजा टोडरमल ने किया था। तो यहाँ से भी आपके प्रश्न बन सकता है कि सबसे पहले मुड़िया अक्षरों का प्रयोग किसने किस ग्रंथ में किया था। तो यानी मुगल बादशाह अकबर जो हुए थे उनके वित्त मंत्री थे राजा टोडरमल। और ये वंश वृक्ष दे रखा है, तो इसको वंश वृक्ष राजस्थानी भाषा का वंश वृक्ष दे रखा है। सबसे पहले भारोपी भाषा, भारोपी से फिर आर्य भाषा हुई, आर्य से फिर वैदिक हुई, और वैदिक भाषाएं दो भागों में बढ़ गई, पाली भाषा और संस्कृत भाषा के अंदर। फिर उसके बाद आगे की बात करते हैं तो पाली भाषा भी अलग अलग भागों में बढ़ गई। पाली भाषा जो बढ़ गई वो देखते हैं अपन। संस्कृत भाषा, पाली भाषा बढ़ गई, फिर सोरसेनी भाषा में, सोरसेनी प्राकृत भाषा में, और मागधी भाषा में, और महाराष्ट्री भाषा में। उसके बाद सोरसेनी भाषा फिर बढ़ गई गुज्जरी अपभ्रंश में, और गुर्जरी भाषा बढ़ गई फिर राजस्थानी और गुजरात के अंदर, और सोरसेनी अपभ्रंश बढ़ गई हिंदी के अंदर। तो इस प्रकार राजस्थान के विकास को निम्न चरणों में स्पष्ट किया जा सकता है। गुर्जर अपभ्रंश 11वीं से 13वीं सदी, प्राचीन राजस्थानी 13वीं से 16वीं सदी, मध्य राजस्थानी 16वीं सदी से 18वीं सदी, और अवार्चिन राजस्थानी यानी 18वीं सदी से अब तक। तो अभी जो चल रही है अवार्चनी राजस्थानी। उसके बाद बात करते हैं अपन डिंगल और पिंगल, यानी डिंगल और पिंगल ये भाषा भी है। राजस्थानी भाषा के पूर्वी राजस्थानी एवं पश्चिम राजस्थानी दो भेद किए गए हैं। यानी पूर्व के अंदर राजस्थानी अलग बोली जाती है और पश्चिम के अंदर अलग बोली जाती है। प्रथम का संबंध पिंगल से है, यानी पूर्वी राजस्थान में पिंगल अपभ्रंश से, और द्वितीय यानी पश्चिमी राजस्थान में बोली जाने वाली भाषा डिंगल के नाम से जानी जाती है। यानी पिंगल और डिंगल। डिंगल का सर्वप्रथम प्रयोग पिंगल शिरोमणि नामक कृति में कुशल लाभ ने। तो आपके प्रश्न बनेगा पिंगल शिरोमणि ग्रंथ किसने लिखा था। तो ये पिंगल शिरोमणि ग्रंथ जो लिखा था वो कुशल लाभ ने विक्रम संवत 1607 यानी 1550 ईस्वी में किया था, और आज तक इसका प्रयोग प्रचलन में। राजस्थानी साहित्यकारों के डिंगल साहित्य के लेखन के प्रति लगाव का वर्णन विक्रम संवत 1871 यानी 1814 ईस्वी में बांकीदास आसिया ने कुकवि 32 में किया था। तो डिंगल साहित्य का वर्णन सबसे पहले 1871 ईस्वी में यानी विक्रम संवत 1871 और
1814 ईस्वी में ईस्वी सन में बांकीदास आसिया ने कुकवि बत्तीसिम किया था। डिंगल की सबसे प्रमुख विशेषता यह है कि इसमें जो शब्द जिस तरह से उच्चारित किया जाता है उसे ठीक उसी तरह लिखा जाता है। डिंगल और पिंगल सामान्य भेद निम्न प्रकार है, यानी दोनों में भेद बता रखा है। डिंगल और पिंगल में क्या क्या भेद है? तो डिंगल और पिंगल में डिंगल पश्चिमी राजस्थान यानी मारवाड़ी का साहित्यिक रूप डिंगल कहलाया, यानी पश्चिमी राजस्थान जो मारवाड़ के अंदर बोली जाती है। पिंगल ब्रज एवं पूर्वी राजस्थान, ब्रज यानी जो उत्तर प्रदेश का क्षेत्र आ गया और पूर्वी राजस्थान जिसमें अलवर भरतपुर के क्षेत्र आ गए अधिकतर, यहाँ पर साहित्यिक रूप पिंगल कहलाया। डिंगल का अधिकांश साहित्य चारण कवियों द्वारा लिखा गया है। चारण कवि यानी जो राजा के दरबार में रहते थे, जो राजा की जीवनी वंशावली वगैरह ग्रंथ वगैरह लिखते थे। और पिंगल अधिकांश साहित्य भाट जाति के कवियों ने लिखा है, यानी भाट जाति के जो कवि थे यानी वंशावली रखते थे, ये भी राजा महाराजा के दरबार में रहते थे। और भाट साधारण जन की भी वंशावली रखते हैं। और चारण कवि केवल राजाओं की वंशावली से संबंधित यानी कविताएं वगैरह रचनाएं करते थे। डिंगल, इसका विकास गुर्जरी अपभ्रंश से हुआ। डिंगल का विकास किससे हुआ? गुर्जरी अपभ्रंश से। और पिंगल का विकास जो हुआ वो सोरसेनी अपभ्रंश से हुआ। तो यहाँ से भी आपके प्रश्न पुटअप हो सकता है कि डिंगल भाषा का विकास गुर्जरी अपभ्रंश से और पिंगल भाषा का सोरसेनी अपभ्रंश से। डॉक्टर A.L.P. टेसिटोरी का वर्गीकरण, यानी टेसिटोरी ने भी बताया, डॉक्टर A.L.P. टेसिटोरी के अनुसार राजस्थान और मालवा की बोलियों को दो भागों में बांटा जा सकता है। पश्चिमी राजस्थानी या मारवाड़ी, यानी पश्चिमी राजस्थानी यानी जो पश्चिम में बोली जाती है उसको पश्चिमी राजस्थानी या मारवाड़ी कहा जाता है। और पूर्वी राजस्थानी या ढूंढानी, पूर्वी राजस्थानी यानी जो सीकर, जयपुर, चूरू, झुंझुनू के आसपास बोली जाती है उसको पूर्वी राजस्थानी यानी ढूंढानी कहा जाता है। अब बात करते हैं अपन पश्चिमी राजस्थान की मुख्य बोलियां। पश्चिमी राजस्थान में कौन कौन सी बोलियां बोली जाती है? पश्चिम राजस्थान में मुख्यतः मारवाड़ी बोली जाती है, जो मारवाड़ के अंदर जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर के अंदर बोली जाती है। मेवाड़ी, मेवाड़ के अंदर यानी भीलवाड़ा, चित्तौड़ के अंदर और उदयपुर के अंदर। बागड़ी, बागड़ी की बात करते हैं, ये वागड़ी भाषा जो है इसकी बात करते हैं अपन तो डूंगरपुर, बांसवाड़ा के अंदर बोली जाती है। और शेखावाटी जो सिक्कर, चूरू, झुंझुनू की तरफ बोली जाती है। तो मारवाड़ी कुबलई माला में उल्लेखित मरु भाषा यहीं से मारवाड़ी है जो पश्चिमी राजस्थान की मुख्य बोली है। मारवाड़ी का आरंभिक काल 8वीं सदी से माना जाता है। प्रसार एवं साहित्य दोनों ही दृष्टियों से मारवाड़ी साहित्य की सर्वाधिक समृद्ध एवं महत्वपूर्ण भाषा है, यानी मारवाड़ी साहित्य जो है सर्वाधिक समृद्ध एवं महत्वपूर्ण भाषा है। कहाँ की? पश्चिमी राजस्थान की। यह बोली राजस्थान के जोधपुर, बीकानेर, पाली, जैसलमेर, नागौर, जालोर, सिरोही जिलों में बोली जाती है। और विशुद्ध मारवाड़ी केवल जोधपुर एवं उसके आसपास बोली जाती है। विशुद्ध यानी मिले जुले शब्द कहाँ पे बोले जाते हैं? अधिकतर जोधपुर उसके आसपास क्षेत्र में बोले जाते हैं। उसके बाद आगे की बात करते हैं अपन। मारवाड़ी साहित्य का रूप डिंगल कहलाया। तो मारवाड़ी यानी पश्चिमी जो राजस्थानी भाषा है उसको डिंगल कहा जाता है। इनकी उत्पत्ति गुर्जरी अपभ्रंश से हुई है। सोरठा छंद और मांडराग मारवाड़ी बोली की शिल्पगत विशेषताएं हैं। तो यहाँ से भी आपके प्रश्न बन सकता है शिल्पगत विशेषताओं के अंदर की सोरठा छंद, हिंदी के अंदर जो चलते हैं सोरठा छंद और मांड राग, यानी मांड गायिका जो अधिकतर नाम सुना होगा आपने, मांड राग मारवाड़ी बोली के शिल्पगत विशेषता है। राजिया के सोरठे पूर्वी मारवाड़ी में लिखे गए हैं। तो राजिया के सोरठे किस में लिखे गए हैं? पूर्वी मारवाड़ी में। तो बेली कृष्ण रुक्मणी यानी बेली किशन रुक्मणी जो ग्रंथ है वचनिका उत्तरी मारवाड़ी में लिखा गया है। तो बेली कृष्ण रुक्मणी वचनिका किस में लिखा गया है? उत्तरी मारवाड़ी में। जैन साहित्य व मीरा के अधिकांश पद इसी भाषा में लिखे गए हैं, यानी उत्तरी मारवाड़ी में। मारवाड़ी की बोलियां और उपबोलियां। तो मारवाड़ी की बोलियां और उपबोलियां में मेवाड़ी बोली बोली जाती है, बागड़ी, शेखावाटी, बीकानेरी, डटकी, थल्ली, खेराटी, सिरोही, नागौरी, देवडावड़ी, गोड़वाड़ी आदि मारवाड़ी भाषा की प्रमुख उपबोलियां है। मेवाड़ी जो है वो उदयपुर एवं उसके आसपास क्षेत्र मेवाड़ एवं यहाँ की बोली मेवाड़ी कहलाती है। यह मारवाड़ी के बाद राजस्थान की महत्वपूर्ण बोली है। तो प्रश्न बनता है कि मारवाड़ी के बाद राजस्थान की महत्वपूर्ण बोली कौन सी है? तो वह है मेवाड़ी। मेवाड़ी बोली के विकसित रूप के दर्शन हमें 12वीं से 13वीं शताब्दी में ही दिखाई देने लगते हैं। जगत अंबिका मंदिर
जो उदयपुर के अंदर है, उत्कीर्ण शिलालेखों में सर्वप्रथम इस बोली के साक्ष्य मिलते हैं। तो आपके प्रश्न बनता है कि मेवाड़ी बोली के सबसे पहले साक्ष्य कहाँ मिलते हैं? तो जगत अंबिका मंदिर जो उदयपुर के अंदर है, शिलालेखों में सर्वप्रथम साक्ष्य मिलते हैं। मेवाड़ी भाषा में नी का प्रयोग सर्वाधिक होता है, यानी नी अक्षर का। मेवाड़ी का शुद्ध रूप मेवाड़ के गांवों में देखने को मिलता है। थावड़ी उदयपुर की एक उप बोली है। बागड़ी की बात करते हैं तो बागड़ी डूंगरपुर और बांसवाड़ा के सम्मिलित क्षेत्रों का प्राचीन नाम एक बागड़ था, इसलिए वहाँ की बोली बागड़ी कहलाई, जिस पर गुजराती का प्रभाव अधिक है। कारण ये है कि डूंगरपुर बांसवाड़ा की सीमा गुजरात से लगती है, जिसके कारण यहाँ पे गुजराती का प्रभाव ज़्यादा है। डॉक्टर ग्रियर्सन इसे भीली भी कहते हैं। भीली इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे अधिकतर भील जनजाति रहती है, और भील जनजाति जिस भाषा का प्रयोग करते हैं उसको भीली कहा जाता है। भीली बोली बागड़ी की सहायक बोली है, और बागड़ी बोली मारवाड़ी बागड़ी बोली जो है मारवाड़ी व मालवी बोली का मिश्रण है। तो ये प्रश्न आपके बन जाएगा साहब कि बागड़ी बोली किसका मिश्रण रूप है? तो बागड़ी बोली जो है वो मालवी और मारवाड़ी का मिश्रण है, जो दक्षिण और दक्षिण पूर्वी राजस्थान में बोली जाती है। शेखावटी की बात करते हैं। शेखावटी मारवाड़ की उपबोली। शेखावटी राज्य के शेखावटी क्षेत्र यानी सिक्कर, झुंझुनू और चूरू, जिनको शेखावटी कहा जाता है, यहाँ पे शेखावटी बोली जाती है, जिस पर मारवाड़ी और ढूंढारी का प्रभाव है। यानी मारवाड़ पश्चिमी राजस्थान, ढूंढारी जो जयपुर के आसपास का क्षेत्र है, यहाँ का प्रभाव अधिकतर है। गोड़वाड़ी जालोर जिले की अहोर तहसील के पूर्वी भाग से प्रारंभ होकर बाली यानी पाली के अंदर बोली जाने वाली मारवाड़ी की उपबोली है। यानी गोड़वाड़ी किसकी उपबोली है? प्रश्न बन सकता है। तो ये मारवाड़ी की है। बिसलदेव रासो इस बोली की प्रमुख रचना है। तो बिसलदेव रासो की ग्रंथ की रचना गोड़वाड़ी बोली में की गई है। गोड़वाड़ी बोली मारवाड़ी बोली की उपबोली है। इसकी उपबोलियाँ सिरोही, बालवी, खड़ी और महावड़ी है। उसके बाद बात करते हैं अपन देवड़ावाटी। देवड़ावाटी भी मारवाड़ी की उपबोली है, जो सिरोही क्षेत्र में बोली जाती है। तो आपके प्रश्न बनता है सिरोही क्षेत्र में मारवाड़ी की कौन सी उपबोली बोली जाती है? तो देवड़ावाटी। देवड़ावाटी इसलिए कि हो सकता है देवड़ा वंश ने यहाँ पे शासन किया हो। इसका अन्य नाम सिरोही है। डाटी भी मारवाड़ की उपबोली है, जो बाड़मेर में बोली जाती है, यानी बाड़मेर के अंदर डाटी बोली जाती है। अब बात करते हैं पूर्वी राजस्थान की मुख्य बोलियां। पूर्वी राजस्थान की मुख्य बोलियां में ढूंढानी, हाड़ौती, मेवाती और अहीरवाटी बोली जाती हैं। अब ढूंढानी की बात करते हैं अपन। ढूंढानी उत्तरी जयपुर को छोड़कर शेष जयपुर यानी जयपुर और किशनगढ़ जो अजमेर के अंदर पड़ता है, टोंक, लावा, अजमेर, मेरवाड़ा के पूर्वी अंचलों में प्रयोग की जाने वाली बोली कौन सी है? ढूंढानी है। इस बोली का प्राचीन उल्लेख 18वीं शताब्दी की पुस्तक 8 देश गुर्जरी यानी ढूंढाड़ी का सबसे पहले प्रयोग 8 देश गुर्जरी में हुआ है। ढूंढाड़ी की प्रमुख बोलियां एवं उपबोलियां हाड़ौती, अहीरवाटी, मेवाती, रांगणी, मालवी आदि बोलियां एवं तोरावटी, राजावाटी, चौरासी, शाहपुरा के अंदर नागरचौल, किशनगढ़ी, अजमेरी, काठेड़ी, जगरोती आदि उपबोलियां है। तो तोरावाटी का तो संबंधित प्रश्न अधिकतर बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है कि तोरावाटी और राजावाटी किसकी उपबोलियां है? तो वो है ढूंढानी की। तो ये आप ध्यान रखें कि ये सब ढूंढानी की उपबोलियां है। हाड़ौती, अहीरवाटी, मेवाती, रांगणी, मालवी और तोरावाटी, राजावाटी थी ये। चौरासी, नागरचौल, किशनगढ़ी, अजमेरी, कोटड़ी, काठेड़ी, जगरोती आदि उपबोलियां। इसे जयपुरी एवं झाड़साई बोली भी कहते हैं। जयपुरी एवं झाड़साई, और जयपुर के अंदर झाड़साई सिक्के भी चले हैं। तो झाड़साई बोली या सिक्के आपको याद रह जाएगा। जयपुर के अंदर संत दादू और उनके शिष्य, जिनको राजस्थान का कबीर भी कहा जाता है, इनके सुंदरदास इनके शिष्य थे, की रचनाएं ढूंढाड़ी भाषा में ही है। क्यों? क्योंकि ये जयपुर के आसपास नराणा में ही रहते थे, तो यहाँ पे ढूंढाड़ी बोली बोली जाती थी। ढूंढाड़ी व हाड़ौती बोली के शब्दकोश और उच्चारण से थोड़ी भिन्नता है। साहित्यिक ढूंढानी भाषा को पिंगल कहा जाता है, यानी ये पूर्वी राजस्थान की भाषा है जिनको पिंगल कहा जाता है। पश्चिमी राजस्थान की भाषा को डिंगल और पूर्वी राजस्थानी भाषा को पिंगल। तो साहित्यिक ढूंढानी भाषा को पिंगल कहा जाता है। ढूंढाड़ी बोली में वर्तमान काल के 6 भूतकाल के लिए
छी छो का प्रयोग किया जाता है। तो वर्तमान के लिए छे और भूतकाल यानी पहले जो बीत चुका उसके लिए प्रयोग करते तो छी छो का प्रयोग इसमें किया जाता है। उसके बाद बात करते अपन तोरावाटी की। तोरावाटी जो बोली बोली जाती है वो झुंझुनू जिले का दक्षिण भाग यानी झुंझुनू के अंदर। झुंझुनू के बाद बात करते हैं सीकर जिले के पूर्वी भाग में और दक्षिण पूर्वी एवं जयपुर जिले के कुछ भाग में ये बोली जाती है। तो तोरावाटी यहाँ के उत्तरी भाग में बोली जाती है, इसलिए यहाँ की बोली तोरावाटी है। तो तोरावाटी झुंझुनू के अंदर भी, सीकर के अंदर भी और जयपुर के कुछ भाग में तोरावाटी बोली बोली जाती है। उसके बाद बात करते हैं काठेड़ी बोली। जयपुर राज्य के दक्षिणी भाग यानी धौलपुर के आसपास प्रचलन में है। 84 जयपुर जिले के दक्षिण पश्चिम एवं टोंक जिले के पश्चिम भाग में। नागरचोल जो है वो सवाई माधोपुर जिले के पश्चिम भाग एवं टोंक जिले के दक्षिणी एवं पूर्वी भाग में बोली जाती है। पचवारी लालसोट, लालसोट जो है दौसा के अंदर है, सवाई माधोपुर के मध्य में बोली जाती है। जयपुर जिले के पूर्वी भाग में राजावाटी बोली बोली जाती है। तो ये प्रश्न बन सकता है कि जयपुर के पूर्वी भाग में कौन सी बोली? राजावाटी। जगरोती बोली जो बोली जाती है वो करौली के अंदर। हाड़ौती की बात करते हैं। हाड़ा राजपूतों द्वारा शासित होने के कारण कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़ क्षेत्र में हाड़ौती बोली कहलाती है। उसके बाद बात करते हैं डूंडाणी। इसे डूंडाणी की उपबोली भी माना जाता है, यानी हाड़ौती को डूंडाणी की उपबोली भी माना जाता है। इसका निर्माण मेवाड़ी और गुजराती भाषाओं के मिश्रण से हुआ है। वर्तनी की दृष्टि से सबसे जटिल है। प्रश्न बनेगा आपके कि कौन सी बोली वर्तनी की दृष्टि से सबसे जटिल है? तो वह है डूंडाणी। हाड़ौती भाषा के अर्थ में सर्वप्रथम प्रयोग केलोग की हिंदी व्याकरण में 1875 में हुआ है। तो हाड़ौती के अंदर हाड़ौती भाषा के अर्थ में सबसे पहले प्रयोग जो हुआ है हाड़ौती का वो हिंदी व्याकरण का ग्रंथ है 1875 में उसमें किया गया। हूणों एवं गुर्जरों की भाषा का भी हाड़ौती बोली पर प्रभाव पड़ा और हाड़ौती के उत्तर में नागौरचल, उत्तर पूर्व में श्योपुरी यानी जो मध्य प्रदेश से अधिकतर सीमा लगती है। तो श्योपुर जिला है मध्य प्रदेश का, वहाँ पे श्योपुरी बोली तथा पूर्व तथा दक्षिण में मालवी बोली, क्योंकि मध्य प्रदेश के अंदर मध्य प्रदेश के पश्चिम भाग को दक्षिण भाग को और दक्षिण पश्चिम भाग को मालवी कहा जाता है। तो मालवी क्षेत्र से सीमा लगने के कारण यहाँ पे मालवी बोली बोली जाती है। कवि सूर्यमल मिश्रण की रचना इसी बोली में, यानी कवि सूर्यमल मिश्रण जो बूंदी के राजकवि रहे हैं तो उनकी रचनाएं भी अधिकतर मालवी बोली के अंदर ही हैं। उसके बाद बात करते हैं अपन मेवाती। मेवाती या जाति के कारण अधिकतर अलवर और भरतपुर के अंदर जो मेव जाति रहती है, जिसके कारण यहाँ पे मेवाती बोली बोली जाती है। तो अलवर भरतपुर जिलों में मेव जाति की बहुलता के कारण यहाँ पे मेवाती बोली बोली जाती है। उद्भव में विकास की दृष्टि से मेवाती पश्चिमी हिंदी राजस्थानी के मध्य सेतु का काम करती है। मेवाती बोली पर किसका प्रभाव है? तो अद्यतिक ब्रज भाषा का प्रभाव है, क्योंकि अलवर भरतपुर की सीमा अधिकतर उत्तर प्रदेश से लगती है और उधर उत्तर प्रदेश में ब्रज वाला क्षेत्र आ गया, वृंदावन वाला क्षेत्र आ गया, जिसके कारण ब्रज भाषा का प्रभाव है। संत चरणदास जी, लालदास जी, ये चरणदास जी, लालदास जी, दयाबाई, सहजोबाई आदि की रचनाएं किसमें है? तो मेवाती के भाषा में रची गई है। इस स्थान के आधार पर मेवाती बोली के कई रूप दिखाई देते हैं, जैसे खड़ी मेवाती, कठेर मेवाती, राठी मेवाती, विगोता, भवाना मेवाती, ब्राह्मण मेवाती और मेव मेवाती। अहिरवाटी, अहिर जाति के क्षेत्र, अहिर यानी जो गाय का पालन करते हैं अधिकतर, तो अहिर जाति के क्षेत्र में बोली जाने के कारण इसे हीरवाटी या हीरवाल भी कहा जाता है। इस बोली के क्षेत्र का राठ यानी राठी जो गाय होती है उसके कारण राठ तथा बोली को राठी भी कहा जाता है। जोधराज का हमीर महाकाव्य, तो प्रश्न बनता है आपके हमीर महाकाव्य की रचना किसने की थी? जोधराज ने। शंकर राव का भीम विलास, यानी शंकर राव जो थे इन्होंने भीम विलास की रचना की थी। और अली बख्शी ख्याल, लोकनाट्य आदि की रचनाएं इसी बोली में हुई है, किसमें? अहिरवाटी में। उसके बाद बात करते हैं मालवी। यह क्षेत्र मालवा क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली बोली यह झालावाड़, प्रतापगढ़ यानी झालावाड़, प्रतापगढ़ और कोटा इनकी सीमा मध्य प्रदेश से लगती है, जिसके कारण यहाँ पे मालवी बोली बोली जाती है, प्रयुक्त की जाती है। इस बोली में मारवाड़ी एवं डूंडाणी दोनों की कुछ विशेषताएं पाई जाती है। ये मालवी, इस बोली पर गुजराती एवं मराठी का प्रभाव है, यानी आपके प्रश्न बनेगा कि किस बोली पर गुजराती एवं मराठी का प्रभाव है? ये
बहुत सारे एग्जाम पूछा गया प्रश्न है। तो मालवी बोली पर गुजरात का और महाराष्ट्र यानी मराठी भाषा का प्रभाव है। इसकी उपबोलियां जो है निमाणी और रांगणी, निमाणी और रांगणी का प्रश्न भी बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है। तो निमाणी और रांगणी किसकी उपबोलियां है, तो है मालवे की। सोरवाड़ी, पाटवी, रतलामी, रतलामी जो रतलाम के अंदर बोली जाती है मालवी की उपबोली है। उमटवाटी निमाणी भाषा मालवी की उपबोली है, जिसे दक्षिणी राजस्थानी भी कहते हैं। यानी निमाणी जो है मालवी की उपबोली है, जिसे दक्षिणी राजस्थान के अंदर बोली जाती है अधिकतर। मालवी एक कर्णप्रिय एवं कोमल बोली है। कर्णप्रिय यानी कानों को प्रिय लगने वाली, जो अधिकतर प्रतापगढ़ और कोठा वगैरह इन जिलों में बोली जाती है, झालावाड़ कोटा में। इस बोली में चंद्र सखी व नट नागर की रचनाएं प्रमुख है। रांगणी यह मालवा क्षेत्र के राजपूतों की बोली है। राजपूतों में बोले जाने वाली मारवाड़ी और मालवी के मिश्रण से बोली रांगणी बोली कहलाती है। तो राजपूतों के बोली जाने वाली मारवाड़ी और मालवी दोनों के मिश्रण से जो बोली बनी है उसको बोलते हैं रांगणी बोली। रांगणी बोली कुछ कर्कश है, कर्कश यानी सुनने में थोड़ी अजीब से लगती है। यह मालवी की उपबोली है। उसके बाद बात करते हैं निमाणी। निमाणी यह मालवी की उपबोली है। निमाणी को दक्षिण राजस्थानी भी कहा जाता है। निमाणी जो दक्षिण राजस्थान में अधिकतर बोली जाती है, इस पर गुजराती और भीली एवं खानदेशी का प्रभाव है। यानी गुजराती और भीली यानी अधिकतर जो जहाँ पे भील जनजाति के लोग रहते हैं वो निमाणी भाषा का यानी बोली का प्रयोग करते हैं। खेराड़ी, खेराड़ी भीलवाड़ा का जो शाहपुरा है वहाँ पे और बूंदी के कुछ इलाकों में बोली जाने वाली बोली है, जो ढूंढानी मेवाड़ी एवं हाड़ौती का सम्मिश्रण है। तो आपके प्रश्न बनेगा ढूंढानी मेवाड़ी एवं हाड़ौती के सम्मिश्रण से बनी कौन सी बोली है, तो वो है खेराड़ी। और कहाँ बोली जाती है, शाहपुरा यानी भीलवाड़ा के अंदर। उसके बाद डॉक्टर जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने जो वर्गीकरण किया है उसके बारे में हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। कैसी लगी आपको क्लास, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इसी प्रकार की ये टॉपिक आपको पूरा करवा दिया जाएगा, जहाँ से आपके एक भी प्रश्न नहीं छूटे। पवन भवरिया सर की किताब से है, नाथ पब्लिकेशन किताब है, लाइए खरीदिए।